Assalamu alaikum. I welcome you all in another lecture of basic mechanical engineering. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात डिस्कस की थी कि देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। उससे पहले हमने ये बात डिस्कस की थी कि आपके पास जो हीट एनर्जी क्या होती है, इट इज़ ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। और फिर हमने देखा था डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हम इन तमाम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र को बहुत तफसील से इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्क क्या होता है। देखिए, वर्क और एनर्जी दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। वर्क की बुनियादी डेफिनेशन ये है, जब आप किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हो और कोई वो डिस्टेंस कवर करता है तो हम उसे कहते हैं वो वर्क हुआ। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोटेटिंग शाफ्ट में आप फोर्स लगाते हैं, शाफ्ट घूमती है और कुछ रोटेशन की वजह से कुछ वर्क होता है। इलेक्ट्रिक वायर के अंदर भी वर्क हो सकता है। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हो रही और फोर्स लग रही है और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो हम उसको वर्क की कैटेगरी में फॉल करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल ये बता रही है कि आपके पास एक बैटरी है, एक मोटर है, बैटरी से मोटर चल रही है और मोटर से शाफ्ट घूम रही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसे रोटेटिंग शाफ्ट वर्क, क्योंकि शाफ्ट जो है वो रोटेट कर रही है और वो एक पुली के साथ अटैच है और एक वेट को ऊपर की तरफ खींच रही है। अगर मैं यहाँ पे जो सिस्टम है वो डिफाइन हुआ है इस डॉटेड लाइन से, अगर मैं यही डॉटेड लाइन यहाँ बना दूँ तो अब सिस्टम को बेसिकली इलेक्ट्रिक वर्क क्रॉस कर रहा है, ना कि शाफ्ट वर्क। तो ये इलेक्ट्रिक वर्क कहलाया जाएगा कि इलेक्ट्रिक वर्क बैटरी कर रहा है, मोटर जो है वो शाफ्ट वर्क कर रही है। सिमिलरली एक और तरह का वर्क होता है जिसे हम बोलते हैं मूविंग बाउंड्री वर्क। हमने बात डिस्कस की थी कि सिस्टम की बाउंड्रीज फिक्स भी हो सकती हैं और मूव भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे मूविंग बाउंड्रीज का मतलब ये है कि यहाँ पिस्टन मूव कर रहा है और जब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ वर्क हो रहा है। और फोर्स कौन लगा रहा है? उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, जो एक्सपैंड हो रहे हैं। तो दी आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। हमारे पास और बहुत सारे तरह के वर्क भी हो सकते हैं। बस सिर्फ बुनियादी डेफिनेशन ये है कि जब आप कोई फोर्स लगाएं और कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो हम उसे वर्क कहते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक वर्क के बेसिक फॉर्मूले हमें पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक पावर बराबर किसकी होती है। डब्ल्यू डॉट डॉट मतलब पावर, ई फॉर इलेक्ट्रिक, डब्ल्यू फॉर वर्क। एक्चुअली डब्ल्यू डॉट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पावर, वी जो है वोल्टेज है, आई जो है करंट है। ये है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी बेसिकली क्या होती है? पावर टाइम्स, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टाइम के साथ। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर होती है इंटीग्रल 1 to 2 वी आई डी टी। डी टी जो है वो एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है जिसके अंदर वो पावर डिसिपेट हो रही है 1 से लेकर 2, दो इंस्टेंट्स के ऊपर। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो हम सिंपली वी आई डेल्टा टी कर सकते हैं कि आपके पास डेल्टा टी जो है वो टाइम डिफरेंस है, वी और आई जो है वोल्टेज और करंट है। तो यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रोटेटिंग शाफ्ट वर्क। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन हम सबको पहले से पता है। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू आर। अगर मैं यहाँ से एफ निकाल लूँ जो कि बराबर होगा टॉर्क अपॉन आर के। अब गौर से देखिए, यहाँ पे अगर एक शाफ्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है और वो फोर्स टेंजेंशनल है इस डिस्क के, तो कुछ टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। वो टॉर्क प्रोड्यूस किसके बराबर है? वो एफ इंटू आर के बराबर है। यहाँ से जब आपने एफ की वैल्यू निकाल ली तो टी अपॉन आर। नाउ सिमिलरली जब ये रोटेट कर रही है तो आपके पास डिस्टेंस कवर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्टेंस, आर्क लेंथ। आप लोगों को पता होगा कि एस इक्वल्स टू आर थीटा एक रिलेशन आप पहले पढ़ते हैं, एस इक्वल्स टू आर थीटा। इसमें आर एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, आर रेडियस है और थीटा जो है वो एंगल है। यहाँ पे अगर रोटेट कर रही है शाफ्ट, तो शाफ्ट की कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या है कि थीटा कितना हुआ? 2 पाई कंप्लीट रोटेशन। आर का मतलब आर है और एन का मतलब है नंबर ऑफ रोटेशन। जितनी दफ़ा आप रोटेट कर रहे हैं उतना ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। तो अगर मैं इस रिलेशन को इस्तेमाल करता हूँ, एस को इन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह रिप्लेस कर देता हूँ और फोर्स रिप्लेस कर देता हूँ टी अपॉन आर से, तो मेरे पास रिलेशन का बन जाएगा 2 पाई एन टी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको डॉट डाल देता हूँ विच मीन्स कि मैं इसको पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो 2 पाई एन डॉट टी। ये एन डॉट का मतलब क्या है? रेवोल्यूशंस पर सेकेंड या रेवोल्यूशंस पर मिनट, डिपेंडिंग अपॉन के यूनिट्स क्या है। तो यहाँ पे हम शाफ्ट पावर निकाल सकते हैं विद दिस फॉर्मूला विच इज 2 पाई एन डॉट टी। मूविंग फर्दर, हमारे पास की एग्जांपल क्या है? हमारे पास फॉर एग्जांपल बोट में एक इंजन लगा हुआ है, इंजन में शाफ्ट कनेक्ट हुई है और एक फैन है, एंड दिस शाफ्ट एंड फैन आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूसिंग सम पावर। मूविंग फॉरवर्ड,
हमारे पास एक और वर्क जो होता है जो आपने पहले भी देखा होगा, पोटेंशियल वर्क डन रेज टू रेज अ बॉडी एंड टू एक्सेलरेट अ बॉडी। जब हम किसी बॉडी को रेज करते हैं या अपनी जगह से उठाते हैं तो बेसिकली हम उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होती है उस वर्क के जो हमने उस पर किया है। सिमिलरली जब हम उसको ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है एंड बॉडी एक्सेलरेट करती है, तो जो वर्क है वो ट्रांसफर होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वेयर मास एम जो है मास है और वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी है और आई जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इसको समझना, इस एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जा रही है और गाड़ी की स्पीड लेट से 60 किलोमीटर पर आवर है और आफ्टर सम टाइम उसको एक्सेलरेट करते हैं हम और गाड़ी की स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी, एम अपॉन टू वी आई स्क्वायर, और फाइनल क्या होगी, एम अपॉन टू वी एफ स्क्वायर। जब डिफरेंस लेंगे आप इसका तो आपके पास क्या होगा, वो वर्क आएगा जो आपने उस पर किया है ताकि उसकी एनर्जी, ताकि उसकी वेलोसिटी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए या फिर काइनेटिक एनर्जी के अंदर तब्दीली आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को हम कहते हैं वर्क डन बाय द मूविंग बाउंड्री। वर्क का रिलेशन वही है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ गौर करें, यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, यहाँ पे गैस मौजूद है और गैस के पार्टिकल जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं दैट प्रेशर टाइम्स एरिया बराबर है फोर्स के। ठीक है, और ये जो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है डी एस। यहाँ पे था वो इनिशियली और ये ऊपर चला गया डी एस डिस्प्लेसमेंट पर। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, एफ टाइम डिस्प्लेसमेंट के। एफ क्या है, पी ए, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी एस। तो अगर आप गौर करो कि इनिशियली ये यहाँ पे डी एस था, जो वॉल्यूम था इनिशियली वो वी था, बट जो चेंज ऑफ वॉल्यूम हुआ है, जो सिर्फ इस पोर्शन का वॉल्यूम है वो कितना होगा, डी एस टाइम द एरिया ऑफ द पिस्टन, राइट। तो ए टाइम्स डी एस will be d dv. So this is the generic relation for a moving boundary कि अगर आपके पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसी गैस का तो आप वॉल्यूम उसका वर्क डन निकाल सकते हैं। नाउ अगर मैं, हमारे पास ये डिफरेंशियल फॉर्म है कि डेल्टा डब्ल्यू है और यहाँ पी डी वी है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक। पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमने बात की थी, डिस्कस की थी कि प्रोसेस पाथ क्या होता है। पॉइंट 1 पर एक स्टेट है और जैसे जैसे आप उसको प्रेशर वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो 1 से लेकर 2 जो एक प्रोसेस पाथ है, तो 1 से लेकर 2 के दरमियान जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसके नीचे जितना भी एरिया है वो बेसिकली कैसे निकालेंगे कि अगर हम एक डिफरेंशियल एरिया ले लें डी ए तो बराबर किसको होगा, पी टाइम्स डी वी के। ये बात हम ये अगर आपने और याद होगा कि हम ये एग्जैक्टली चीज़ करते हैं अपनी इंटीग्रेशन में मैथमेटिक्स में सेकेंड ईयर में, कि हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। एरिया अंडर कर्व बेसिकली क्या है, d8 इक्वल्स टू पी डी वी। इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व। तो बेसिकली यही है पी डी वी। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के दरमियान तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ रहा है इस बॉडी का, जो इस सिस्टम का, जो कि पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स विच इज पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, पॉइंट फंक्शन जो है कि पॉइंट के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो एक प्रोसेस है प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। तो पॉइंट 1 पे जो वॉल्यूम है वो 2 मीटर क्यूब है, पॉइंट 2 पर वॉल्यूम जो है 5 मीटर क्यूब है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि डेल्टा वी निकालो तो आप क्या करेंगे, सिंपली 5 माइनस 2 करेंगे तो आंसर 3 आएगा। आप चाहे प्रोसेस बी से जाएं या प्रोसेस ए से जाएं, आपके पास दोनों का डेल्टा वी सेम ही रहेगा। बट अगर मैं प्रोसेस बी लेता हूँ तो मेरे पास एरिया अंडर द कर्व बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि प्रोसेस बी का जो वर्क डन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोसेस ए। तो जो वर्क डन है वो पाथ फंक्शन हुआ कि डिपेंड कर रहा है कि रास्ता क्या ले रहे हैं आप, और पॉइंट वॉल्यूम जो है वो पॉइंट फंक्शन जो कि डिपेंड कर रहा है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है आपके पास। विच मीन्स कि अगर हमें डेल्टा वी निकालना है तो हम सिंपली v2 माइनस v1 कर सकते हैं। बट अगर हमें डेल्टा w निकालना है, डेल्टा w कोई चीज़ नहीं है। डेल्टा w बेसिकली 2 और 1 के दरमियान का डिफरेंस नहीं है, बल्कि 1 से 2 के दरमियान जो लाइन बन रही है उसके नीचे का एरिया है। डेल्टा w डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट, राइट। तो w2 माइनस w1 एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा रास्ता लिया है, प्रोसेस कौन सा है, ए है या बी है। वेयर एज वॉल्यूम एग्जिस्ट कर सकता है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान, आप डेल्टा वी निकाल सकते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन कि वो प्रेशर वर्क डन जो है वो पाथ फंक्शन है और वॉल्यूम जो आपके पास पॉइंट फंक्शन है।
हम समराइज कर लेते हैं हीट ट्रांसफ़र की और वर्क डन की। हीट ट्रांसफ़र को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। यहाँ पे स्मॉल क्यू बराबर है कैपिटल क्यू अपॉन एम के, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट मास है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेट लिखते हैं तो हम डॉट लगा देते हैं और डी क्यू अपॉन टी टी कर देते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। सिमिलरली वर्क डन के लिए भी ये है कि पर यूनिट मास वर्क डन है और टाइम के साथ टाइम का रेट ऑफ वर्क डन आ सकता है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट समरी, इसको याद कर सकते हैं कि सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट और वर्क नहीं करता। बोथ एनर्जी क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, हम एनर्जी हीट और वर्क जो है वो बाउंड्री को क्रॉस करते हुए एग्जिस्ट करती हैं, सिस्टम के अंदर नहीं होती। बोथ जो है पाथ फंक्शंस है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और बोथ आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस नॉट अ स्टेट। स्टेट का मतलब है कोई स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहे। लेट मूव ऑन। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट which is also called conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but can be only change the forms. तो एनर्जी जो है वो ना बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर लेट्स से हम बात करते हैं फ्यूल की, हम फ्यूल बर्न करते हैं गाड़ी के अंदर तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। हम लाइट खोलते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में और लाइट एनर्जी में। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। तो हम कभी एनर्जी को क्रिएट नहीं करते, बल्कि हम एनर्जी को किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एक और एनर्जी बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनर्जी बैलेंस ये कहते हैं कि किसी सिस्टम में जो भी एनर्जी दाखिल हो रही है, टोटल एनर्जी एंटरिंग सिस्टम माइनस टोटल एनर्जी लीविंग द सिस्टम बराबर किसके? चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कि अगर किसी सिस्टम में एनर्जी दाखिल हो रही है, माइनस एनर्जी निकल रही है, तो किसके बराबर होगी? जो सिस्टम में एनर्जी में तब्दीली आई है। अगर ई इन विच मीन्स कि हम इस तरह लिख देते हैं ई इन माइनस ई आउट इक्वल्स टू डेल्टा ई सिस्टम। तो यहाँ पे एक मिसाल है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर 15 किलो जूल हीट अंदर दाखिल हो रही है, 3 किलो जूल हीट बाहर जा रही है, और कुछ शाफ्ट वर्क 6 किलो जूल की शक्ल में अंदर आ रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो ई इन कौन कौन से हैं इसमें? 15 और 6 पॉजिटिव है, और 3 जो है वो नेगेटिव है। तो हमने उस पर लगाया, अप्लाई किया, तो ये हो गया ई आउट जो है वो 3 आ गया, और बाकी 2 इन जो है वो वर्क डन की शक्ल में और हीट ट्रांसफर की शक्ल में हो रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है? 15 माइनस 3 प्लस 6 इस 18 किलो जूल। तो इतनी एनर्जी का डिफरेंस इस सिस्टम के अंदर क्रिएट हुआ। अच्छा, अब ई इन किस किस तरह से हो सकता है? क्लोज सिस्टम का मतलब है जिसमें आपके पास मास एंटर नहीं हो रहा, तो सिर्फ हीट ट्रांसफर होगी और वर्क डन होगा। सिमिलरली ई आउट में भी क्यू आउट होगा और वर्क डन होगा। बट इन केस ऑफ एन ओपन सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मास भी एंटर और बाहर निकल सकती है। अगर डेल्टा ई बड़ा है सिस्टम से, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम बड़ी है। अगर छोटा है तो एनर्जी सिस्टम की वो कम हो रही है या एनर्जी रिजेक्ट की जा रही है। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस, राइट? नाउ लेट्स कम टू द रेट फॉर्म ऑफ एनर्जी बैलेंस। अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो मेरे पास ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट बराबर किसके होगा? डी ई अपॉन डी टी के। मतलब हमने डॉट लगा दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बराबर किसके? कि किस रेट से एनर्जी दाखिल हो रही है और किस रेट से एनर्जी बाहर निकल रही है, किसके बराबर है? कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी का तब्दीली है वो किस राइट से हो रही है। पर यूनिट मास करेंगे तो हमारे पास स्मॉल ई आ जाएगा। नाउ एंड दिस इज द सेम थिंग विच हम डिस्कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस वीडियोस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं, हम बात करते हैं ई डॉट मास के। हमने बात की थी कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है या एनर्जी ड्यू टू द मास, क्या होती है? यू डॉट, जो कि इंटरनल एनर्जी है, पी टाइम्स डेल्टा वी फ्लोर वॉल्यूम फ्लो रेट पी इंटू वी प्लस के एनर्जी के ई एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास ये जो रिलेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द मास। अब आपके पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है जिससे मास एंटर हो रहा है, मास बाहर निकल रहा है, इसी में कुछ एनर्जी दाखिल हो रही है, कुछ एनर्जी बाहर निकल रही है, कुछ वर्क डन हो रहा है, कुछ वर्क डन इससे बाहर निकल रहा है। तो ये जो मास है ये एनर्जी लेके इसमें दाखिल हो रहा है और ये एनर्जी लेके इससे बाहर निकल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एफिशिएंसीज ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। एफिशिएंसी क्या होती है? इन सिंपल टर्म्स, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे पास एफिशिएंसी लिखते हैं ईटा से, पंप की मैकेनिकल एफिशिएंसी, टरबाइन, मोटर, जनरेटर, देयर आर लॉट्स ऑफ एफिशिएंसीज इन द सिस्टम। जो मिसाल के तौर पर अगर आपने ये कहा कि आप एक मोटर चला रहे हैं बिजली से, तो बिजली जो है मोटर का इनपुट है, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड इनपुट। और मोटर क्या कर रही है? मोटर शाफ्ट घुमा रही है या पानी को पंप कर रही है, दैट इज द डिजायर्ड आउटपुट। हमेशा आउटपुट जो है वो इनपुट से कम होता है, और ये दोनों यूनिट्स इसके सेम होता है। ये यूनिट जो है वो इन टर्म्स ऑफ पावर होते हैं या इन टर्म्स ऑफ एनर्जी होता है। ये जो रिलेशन है
ये रिलेशन जो है आपको याद नहीं करने, ये बुक में अवेलेबल है और आपको ये गिवन भी हो सकता है। बट आसान बात ये कि आप जब कुछ किसी की एफिशिएंसी निकालते हैं किसी भी चीज़ की, तो आप ये देखते हैं कि उस सिस्टम का इनपुट क्या है और उस सिस्टम का आउटपुट क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करता हूँ टरबाइन की, टरबाइन का जो इनपुट होता है वो क्या होता है कि फ्लूइड एनर्जी लेके आता है और टकराता है, और आउटपुट क्या होता है कि टरबाइन एक शाफ्ट को घुमाती है, तो शाफ्ट जो है उसके ऊपर आ गया। सिमिलरली मोटर में इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इनपुट होता है मोटर का, और आउटपुट क्या होता है, शाफ्ट पावर। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में शाफ्ट घुमाती है जनरेटर को और इलेक्ट्रिक उसका आउटपुट होता है। तो इन हमेशा ये जो रेशियो है दैट विल बी लेस देन 1, ये कभी भी 1 या 1 से बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज एफिशिएंसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। अगर आपके पास एक सिस्टम में 2-3 चीज़ें कनेक्टेड हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल मोटर भी लगी है, पंप भी लगी हुई है, तो हम कंबाइन एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि हम उनकी दोनों की एफिशिएंसीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी कैन नॉट ऐड दम अप, बिकॉज अगर आप ऐड करते हैं और किसी की एफिशिएंसी 0.8 है और दूसरी की एफिशिएंसी 0.7 है, तो आफ्टर एडिंग इट अप इट विल बी 1.5, विच इज़ नॉट पॉसिबल फिजिकली। सो एफिशिएंसीज आर नॉट डिफिकल्ट। एफिशिएंसी का सिंपल चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड इनपुट नीचे आएगा और डिजायर्ड आउटपुट ऊपर आएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि आपको कोई सवाल तो वी कैन हैव इन अवर लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पर एक जनरेटर है, एक टरबाइन है, टरबाइन में पानी दाखिल हो रहा है, वो घुमा रहा है एक शाफ्ट को और जनरेटर से बिजली पैदा हो रही है। तो इसमें अगर आप गौर करो कि जनरेटर की एफिशिएंसी कुछ और है 0.97, का मतलब क्या है, जनरेटर जो है वो टरबाइन से जो एनर्जी ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ शाफ्ट वर्क, और आप देख लें यहाँ पे ये रहा इन द शाफ्ट वर्क इन है, और आउटपुट क्या है इसका, इलेक्ट्रिक आउटपुट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 97% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बाकी एनर्जी ज़ाया हो रही है, जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली टरबाइन की जो एफिशिएंसी वो 0.75 है, सो वो क्या मतलब इस बात का कि टरबाइन जो है वो फ्लूइड एनर्जी ले रही है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल फ्लूइड, और वो कन्वर्ट किस में कर रही है, शाफ्ट वर्क में। तो उसकी वो कितना है, वो 75% है। तो टरबाइन थोड़ी सी लेस एफिशिएंट है कंपेयर टू जनरेटर। अगर कंबाइन टरबाइन जनरेटर की एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या कैसे निकलेगी, वो 0.75 जो टरबाइन की एफिशिएंसी है मल्टीप्लाई बाय 0.97 जो कि जनरेटर की एफिशिएंसी, व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 0.73। दिस इज द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ द होल सिस्टम। आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। हम अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल सी कि न्यूमेरिकल्स में वो तमाम कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े हैं कैसे अप्लाई होते हैं।